वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल टर्मिनोलॉजी, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उन्हीं में से कुछ गिनी चुनी हुई टर्मिनोलॉजी आपके सामने पेश है। तो सबसे पहला है आपके सामने लिएना। लिएना क्या होती है? तो लिएना एक प्रकार की बेल होती है। क्या होती है? लिएना एक प्रकार की बेल होती है जो पौधे के तने के सहारे नीचे से ऊपर की ओर लिपटी हुई होती है। देखिएगा, ये इमेज में आपको दिख रहा है पौधे के तने के सहारे ये जो नीचे से ऊपर की ओर गई है, ये क्या है? ये एक बेल है और इसी बेल को हम क्या कहते हैं? लिएना कहते हैं। इस डायग्राम में देखिए, ये जमीन पे जो फैली हुई है इसी को क्या कहते हैं? लिएना। तो लिएना एक प्रकार की बेल है जो पौधे के तने के सहारे लिपटकर नीचे से ऊपर तक जाती है। क्लियर हो गया? तो लिएना क्या है? लिएना एक बेल है। अब ये लिएना बेल किस प्रकार के फॉरेस्ट में पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो बेल पाई जाती है उसी का नाम है लिएना, और पेड़ों के तने के सहारे यह लिपटकर ऊपर तक जाती है। यह हुआ लिएना। अगला है नेक्टॉन। नेक्टॉन क्या है? तो नेक्टॉन कुछ जीव जंतु होते हैं जो समुद्र में 200 मीटर की गहराई पर पाए जाते हैं। 200 मीटर की गहराई पर पाए जाते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, नेक्टॉन, ये जो जितनी भी मछलियां, जो फिशेस, जो जीव जंतु यहाँ हैं, ये सब नेक्टॉन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि यह एफोटिक जोन में पाए जाते हैं। एफोटिक जोन क्या होता है? अप्रकाशित क्षेत्र। एफोटिक जोन क्या होता है? अप्रकाशित क्षेत्र, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। समुद्र में या किसी भी वाटर में एक ऐसा क्षेत्र जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। और ये जो इसको अगर हम नापें तो ये कितना होता है? सतह से 200 मीटर की गहराई। तो सतह से 200 मीटर की गहराई का जो क्षेत्र कहलाता है वह अप्रकाशित क्षेत्र कहलाता है। तो इस 200 मीटर की गहराई के नीचे जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो सब नेक्टन कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्टन क्या कहलाते हैं? नेक्टन ऐसे जीव जंतु कहलाते हैं जो समुद्र के उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। और या हम कह सकते हैं कि समुद्र की सतह से 200 मीटर गहराई के नीचे जो जीव जंतु पाए जाते हैं वह नेक्टन कहलाते हैं। तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? तो अप्रकाशित क्षेत्र में रहने वाले जीवों को नेक्टन कहते हैं। अप्रकाशित क्षेत्र का मतलब होता है एफोटिक जोन, और एफोटिक जोन क्या होता है? जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। तो समुद्र में 200 मीटर की गहराई पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, और यही क्या कहलाता है? एफोटिक जोन कहलाता है। क्लियर हो गया? नेक्टन अप्रकाशित क्षेत्र में रहने वाले जीवों को नेक्टन कहते हैं। अब बात करते हैं हम ग्रीन मफलर की। ग्रीन मफलर क्या होता है? तो देखिएगा, जो सड़क होती है, जो रेल की पटरियां होती हैं, वहां पे बहुत सारी रेसिडेंशियल कॉलोनी होती हैं। तो सड़क और रेल की पटरियों पर आप देख सकते हैं दोनों इमेज में, तो इस प्रकार से क्या लगाए गए हैं? ये इस प्रकार से देखिए, ये इस प्रकार से क्या लगाए गए हैं? ये वृक्ष लगाए गए हैं। ये वृक्ष लगाए गए हैं, और इन वृक्ष का काम क्या होता है? तो ये ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं, यानी कि नॉइस को कम करते हैं। जो यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं या जो पटरी है, ट्रेन की पटरी, वहाँ से जो रेलगाड़ी निकलती है तो वो काफ़ी सारा नॉइज़ करती है। सायरन बजा के, हॉर्न बजा के, जो ट्रक बसें होती हैं काफ़ी सारा ध्वनि प्रदूषण करती हैं। तो इसी ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़क या रेल पटरियों के दोनों किनारों पर क्या लगाए जाते हैं? पौधे तथा झाड़ियों की कई कतारें लगाई जाती हैं। कितनी कतारें होती हैं? तो 4 से लेकर 6 लाइनें होती हैं। 4 से लेकर 6 लाइनें, 1 2 3 4, इस प्रकार पेड़ पौधों की 4 से लेकर 6 लाइनें बनाई जाती हैं, जिससे कि जो ध्वनि है, जो नॉइज़ है, उसको ये एब्जॉर्ब कर सकें, अवशोषित कर लें, जिससे कि उसकी क्षमता थोड़ी कम हो जाए और हमें वो नॉइज़ बहुत कम सुनाई देती है। तो इस प्रकार सड़क और रेल की पटरियों के दोनों किनारों पर पौधे तथा झाड़ियों को लगाना ही क्या कहलाता है? ग्रीन मफलर, जिसे हिंदी में कहते हैं हरित मफलर। क्लियर हो गया? हरित मफलर क्या है? सड़क और रेल की पटरियों के दोनों किनारों पर
पौधे और झाड़ियों की 4 से 6 कतारें लगाई जाती हैं जिससे कि वो ध्वनि को, नॉइज़ को एब्जॉर्ब कर लें। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन मफलर कहते हैं। और उस एरिया में जो ध्वनि है, जो नॉइज है, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बोरियल क्या होता है। बोरियल, तो देखिए बोरियल क्या होता है। ये बोरियल होता है एक प्रकार के स्नो फॉरेस्ट। स्नो फॉरेस्ट मतलब हिमवन, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, हिमवन, यानी कि बर्फीले क्षेत्रों में जो फॉरेस्ट होता है उसी को क्या कहते हैं, बोरियल कहते हैं। बोरियल क्या है, अगर एग्जाम में पूछा जाए बोरियल क्या होते हैं तो स्नो फॉरेस्ट होते हैं। यहाँ पे एक बात और याद रखना है, जो टैगा फॉरेस्ट होते हैं वही क्या होते हैं, स्नो फॉरेस्ट होते हैं। इसका मतलब टैगा फॉरेस्ट किस प्रकार के फॉरेस्ट का उदाहरण है, तो टैगा फॉरेस्ट को ही हम क्या कहते हैं, बोरियल कहते हैं। क्लियर हो गया? बोरियल का मतलब होता है स्नो फॉरेस्ट, यानी कि बर्फीले वन जहां बर्फ पाई जाती है। जैसे कि अगर हम इंडिया में बात करें तो क्या हो जाएगा, हिमालय। हिमालय इंडिया में अगर हम बात करें तो हिमालय वाला इलाका, और कौन सा इलाका, तिब्बत वाला इलाका, और कौन सा इलाका, चीन वाला इलाका, जहाँ पे बहुत अधिक बर्फ़ पाई जाती है। तो उस एरिया में जो वन पाए जाते हैं वो वन क्या कहलाएंगे, बोरियल वन। तो बोरियल वन ऐसे वन होते हैं जो बर्फीले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्नो फॉरेस्ट कहते हैं। टैगा फॉरेस्ट भी स्नो फॉरेस्ट कहलाते हैं, क्योंकि टैगा फॉरेस्ट देखिएगा, ये है हमारी पृथ्वी और ये है इक्वेटर। तो 50 से 60 डिग्री के बीच में, ठीक है ना, 50 से 60 डिग्री के बीच में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं, टैगा फॉरेस्ट कहलाते हैं। और ये बर्फीले फॉरेस्ट होते हैं। और यहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं ना बोरियल क्षेत्र में या टैगा फॉरेस्ट में या बर्फीले इलाकों में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो शंकुधारी वृक्ष होते हैं। किस प्रकार के वृक्ष होते हैं, शंकुधारी वृक्ष होते हैं। और यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ टेम्परेचर रहता है। और यहाँ पे जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 75 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और यहाँ पे शीत ऋतु में जो तापमान रहता है वो 6 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। भारत में हिमालय क्षेत्रों में 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पे जो वन पाए जाते हैं वो टैगा फॉरेस्ट कहलाते हैं। ठीक है ना, भारत में 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर जो वन पाए जाते हैं हिमालयी क्षेत्र में वो क्या कहलाते हैं, आपके टैगा फॉरेस्ट कहलाते हैं। तो हिमालय क्षेत्र में 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पे जो वन पाए जाते हैं वो टैगा फॉरेस्ट कहलाते हैं। और टैगा फॉरेस्ट ही क्या कहलाते हैं, बोरियल कहलाते हैं। तो बोरियल क्या है, बोरियल यानी कि स्नो फॉरेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम ग्रे स्नो क्या होती है। ग्रे स्नो, है ना, ग्रे स्नो पहली बार आप लोगों ने नाम सुना होगा, ग्रे स्नो। तो ग्रे स्नो ग्रे भी होती है क्या, सोचिए आप। तो प्रमुख रूप से ग्रे स्नो कहाँ पाई जाती है, नॉर्वे में पाई जाती है। अब देखिए ग्रे जो स्नो है ना, ग्रे स्नो नेचुरली नहीं होती। स्नो तो कैसी होती है, व्हाइट, भाई बर्फ कैसी होती है, सफ़ेद होती है। लेकिन ये ग्रे क्यों हो गई, तो ये ग्रे हो गई प्रदूषण के कारण। जर्मनी में एक क्षेत्र है जिसे बोलते हैं रुhr प्रदेश। कौन सा प्रदेश, रुhr प्रदेश। ये रुhr प्रदेश में क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। तो जब इनकी खुदाई होती है या जहाँ पे जो भी यहाँ रुhr प्रदेश में जो भी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज लगी हुई हैं उनकी उनसे जो निकलने वाला धुआं है वो धुआं क्या होता है, इन बर्फ़ पे जम जाता है। इसलिए क्या होता है, जो बर्फ़ का रंग है वो क्या होता है, ग्रे हो जाता है। तो ग्रे स्नो कहाँ पाई जाती है, नॉर्वे में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि जर्मनी में जो रुhr प्रदेश है, रुhr प्रदेश की वजह से क्या होता है कि नॉर्वे साइड में क्या हो गया, पूरी जगह प्रदूषण फैल गया, जिसके कारण से वहाँ की जो बर्फ़ है, स्नो है, वो कैसी हो गई है, ग्रे। तो ग्रे स्नो कहाँ पाई जाती है, नॉर्वे में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चैप्रल। चैप्रल क्या होता है, तो देखिए भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जहाँ सर्दियों में वर्षा होती है, सर्दियों में क्या होती है, रेनिंग, सर्दियों में तो बारिश होती है, तथा गर्मियों में सूखा रहता है, शुष्क रहता है, तो वो क्या कहलाता है, चैप्रल। तो चैप्रल क्या होता है, चैप्रल एक ऐसा क्षेत्र है, कहाँ का क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय ऐसा क्षेत्र है, यानी कि मेडिटेरियन एरिया है, जहाँ पे सर्दियों में तो वर्षा होती है लेकिन गर्मियों में शुष्क होता है। शुष्क मतलब सूखा रहता है। सर्दियों में बारिश होती है, गर्मियों में
सूखा रहता है। तो यहाँ की वनस्पतियों की जो पत्तियां होती हैं चौड़ी तथा मोटी होती हैं। तो चैप्रल कहाँ पाया जाता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, जहाँ ठंडों में बारिश होती है, गर्मियों में सूखा रहता है। ठंडों में बारिश होती है, सर्दियों में बारिश होती है, गर्मियों में सूखा रहता है। ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं? चैप्रल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, मिर्मिकोफिली, ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। मिर्मिकोफिली क्या होती है? तो देखिए, मिर्मिकोफिली की दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, दूसरी डेफिनेशन जो मैं बताऊंगा वो बाद में बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आप इसको याद रखिएगा। मिर्मिकोफिली में क्या होता है? कुछ विशेष प्रकार की चींटियां होती हैं। क्या होती हैं? चींटियां। और ये वृक्षों में रहती हैं। और तो वृक्ष क्या करते हैं? इन चींटियों को आश्रय देते हैं। यानी कि वृक्षों, आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे चींटियां ये वृक्षों के ऊपर घूमते रहते हैं, है ना। तो जो चींटियां होती हैं वो वृक्षों पर रहती हैं। वृक्ष इन चींटियों को अपने यहाँ आश्रय देते हैं, यानी कि रहने जगह देते हैं। बदले में ये चींटियां क्या करती हैं? बदले में ये चींटियां वृक्षों की अन्य जंतुओं से रक्षा करती हैं। ठीक है, तो वृक्ष चींटियों को अपने यहाँ पे जगह देते हैं, घर देते हैं, और बदले में ये चींटियां उन वृक्षों की अन्य जंतुओं से रक्षा करती हैं। और यह घटना कहलाती है मिर्मिकोफिली। क्या कहलाती है? मिर्मिकोफिली। ठीक है, अब देख सकते हैं ये जो इमेज है, इस इमेज में ये छोटे छोटे पत्तियों के ऊपर देखिए कीड़े लगे हुए हैं। तो ये चींटियां क्या कर रही हैं? ये चींटियां इन कीड़ों को क्या कर रही हैं? नष्ट कर रही हैं। क्लियर हो गया? तो ये चींटियां क्या होती हैं? ये चींटियां वृक्षों पर रहती हैं, और चींटियां वृक्ष की अन्य जंतुओं से, जैसे इन छोटे छोटे कीड़ों से रक्षा करती हैं। ये छोटे छोटे कीड़े पत्ती को खा के वृक्ष को नष्ट कर देंगे, जब इससे अच्छा क्या है? ये चींटियां इन कीड़ों को ही नष्ट कर दें। ठीक है ना। तो ये घटना कहलाती है मिर्मिकोफिली, यानी कि छोटी छोटी जो चींटियां होती हैं वो वृक्ष पे पाई जाती हैं और वृक्ष की रक्षा अन्य जंतुओं या कीड़े मकोड़ों से करती हैं। इसी घटना को मिर्मिकोफिली कहते हैं। अब जो सेकंड डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, अकॉर्डिंग टू बॉटनी, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखिएगा। मिर्मिकोफिली की सेकंड डेफिनेशन ये है कि यहाँ पे तो भले ही मधुमक्खी है, लेकिन इसको आप क्या लेके चलना? चींटी। यानी कि पेड़ पौधों में जो चींटी पाई जाती है वो क्या काम करती है? पॉलिनेशन का काम करती है। किसका काम करती है? पॉलिनेशन का काम करती है। तो जब ऐसे पौधे या वृक्ष जिनमें पॉलिनेशन यानी परागण चींटियों के द्वारा होता हो, किसके द्वारा होता हो? चींटियों के द्वारा होता हो, चींटियों या दीमक के द्वारा होता हो। ठीक है ना। तो ऐसे पौधे जिनमें पॉलिनेशन चींटियों के द्वारा होता है। पॉलिनेशन क्या होता है? तो देखिएगा, ये होता है आपका मेल प्लांट, जिसे हम बोलते हैं एंथर, है ना, एंथर। तो एंथर से क्या होगा? ये जो एंथर के जो परागकण हैं, एंथर के जो परागकण हैं, ये फीमेल के कहाँ तक जाएंगे? स्टिग्मा तक जाते हैं। स्टिग्मा कैसे जाएंगे? चींटी के द्वारा। तो चींटी का काम क्या होता है कि मेल पौधे के जो परागकण होते हैं वो फीमेल पौधे के स्टिग्मा तक ले जाती है, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? फल बन जाता है। तो पॉलिनेशन जब चींटियों की वजह से परागण होता है, जब चींटियों की वजह से पॉलिनेशन होता है, तो वही कहलाता है मिर्मिकोफिली। तो मिर्मिकोफिली की सेकंड डेफिनेशन क्या होगी? जब पॉलिनेशन चींटियों की वजह हो, चींटियों की वजह से परागण होता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका मिर्मिकोफिली। ये आप याद रखिएगा। अब इससे जुड़ते हुए, इससे रिलेटेड और भी कुछ टॉपिक हैं। एक होता है ऑरिथोफिली। ऑरिथोफिली क्या होता है? जब पक्षियों के द्वारा परागण होता है। पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? पक्षियों के द्वारा। यानी पक्षी मेल किसी फूल पर बैठेंगे और अपनी चोंच के द्वारा क्या करेंगे? उसका रस पिएंगे। तो इसमें क्या होता है? जो मेल गैमेट होते हैं वो उनकी चोंच से चिपक जाते हैं। फिर जब ये पक्षी उड़ के किसके पास जाता है? फीमेल फ्लावर के पास जाता है, यानी स्टिग्मा के पास जाता है। तो ये मेल गैमेट जो होते हैं स्टिग्मा पे छोड़ देता है, जिससे क्या होता है? पॉलिनेशन हो जाता है। तो जब पॉलिनेशन पक्षियों के द्वारा हो तो उसे बोलते हैं ऑरिथोफिली। ऑरिथोफिली। एक होता है आपका चिरोपेट्रोफिली। चिरोपेट्रोफिली में जो पॉलिनेशन होता है वो चमगादड़ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? चमगादड़ के द्वारा। ठीक है ना। चिरोपेट्रोफिली में जो पॉलिनेशन होता है वो चमगादड़ के द्वारा होता है। ठीक है। ऑरिथोफिली में पक्षियों के द्वारा होता है। अब कौन कौन से पक्षी होते हैं जो पॉलिनेशन में शामिल होते हैं? एक तो होता है आपका हमिंग बर्ड, सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड। एक होता है आपका हनी
हनी वर्ड, ठीक है ना। और चमगादड़ भी क्या करती है, पॉलिनेशन करती है। अब चमगादड़ पॉलिनेशन कौन कौन से वृक्ष में करती है, तो एक होता है आपका कदम का वृक्ष, कदम का वृक्ष, एक होता है आपका कचनार का वृक्ष। ये क्वेश्चन आ सकता है, कदम के वृक्ष में परागण किस पक्षी के द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा होता है। कचनार के वृक्ष में परागण किसके द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये कुछ वृक्ष हैं। केला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केले में भी जो परागण होता है वह किसके द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा होता है। केले में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा होता है। तो ये हो गया आपका चेरिप्टेरोफिली, चेरिप्टेरोफिली। अगला है आपका एंथ्रोफिली। एंथ्रोफिली क्या होता है, तो जब परागण मानव के द्वारा होता है, जब परागण किसके द्वारा हो, मानव के द्वारा हो, मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा, यानी कि आर्टिफिशियल रूप से मेल क्या करते हैं, जो मानव जो वैज्ञानिक होते हैं वो इस प्रकार का जो मेल का एंथर होता है इसको काट देते हैं, और जो बुरुस होता है ना, बुरुस होता है, इसको लगाते हैं, तो इससे मेल गैमेट क्या होते हैं, जो पराग कण है जो चिपक जाते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, जो स्टिग्मा होता है फीमेल का, इस ब्रुश को ले जाके वहाँ पे झड़ा देते हैं। तो ये किसने करवाया, ये मनुष्य ने करवाया, इसलिए क्या नाम पड़ गया इसका, एंथ्रोफिली। तो जब मानव के द्वारा परागण किया जाए, मानव के द्वारा जब पॉलिनेशन किया जाता है तो उसको बोलते हैं एंथ्रोफिली। और ये किसमें किया जाता है, तो खजूर में स्पेशल रूप से, जो सऊदी वगैरह में जो प्राचीन काल से ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, इसको बोलते हैं एंथ्रोफिली। और लास्ट आपका ओफियोफिली। ओफियोफिली में जो परागण होता है वो आप याद रखिएगा, वो होता है सर्प के द्वारा। किसके द्वारा होता है, सर्प के द्वारा होता है, स्नेक के द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा होता है, सर्प के द्वारा परागण होता है, ठीक है ना। और किस वृक्ष में होता है, चंदन में। किस में होता है, चंदन में, सेंटिलम में। सेंटिलम में क्या होता है, ओफियोफिली। जो सर्प के द्वारा परागण होता है तो वो कहलाएगा आपका ओफियोफिली। तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यूट्रोफिक क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर वीडियो भी बना दिया है। तो यूट्रोफिक देखिए, एक सिंपल लाइन में बताता हूँ, वीडियो में तो बहुत लंबा हो गया, यहाँ पे सिंपल लाइन में समझिए यूट्रोफिक क्या होता है। तो जब किसी तालाब, झील या झरने में जो पोषक पदार्थ हैं, जब उनकी अधिकता हो जाती है, बहुत अधिक मात्रा में जब वो पाए जाते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, उनमें शैवाल पनप जाते हैं बहुत तेज़ी से, शैवाल पनप जाते हैं तेज़ी से, जो कि उस तालाब या झील को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु क्या होते हैं, मर जाते हैं। अब इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो आप देख लेना। तो ये घटना कहलाती है यूट्रोफिक। यूट्रोफिक मतलब क्या होता है कि पोषक पदार्थ पर्याप्त रूप में होते हैं, तो वो कहलाएगा यूट्रोफिक। अब यूट्रोफिकेशन क्या होता है, तो यूट्रोफिकेशन ये होता है कि जब पोषक पदार्थों की मात्रा जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, वो कहलाता है यूट्रोफिकेशन। क्लियर हो गया, चलो। सो थैंक यू सो मच। ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी, इनको आप याद रखिएगा।